कहानी की शुरुआत ट्रेन की पटरी को दिखाते हुए होती है। इसके फौरन बाद हमें 1968 का वक्त दिखाया गया, जहां पॉल ने आयरिस नाम की लड़की को सरप्राइज के लिए एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट पर आया था। आयरिस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और खुशी में इस रेस्टोरेंट और कमर्शियल के लिए आयरिस और पॉल की इस टॉवर के साथ पिक्चर भी ली जाती है। फाइनली ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रेस्टोरेंट का फ्लोर ग्लास का था, जिसे सब नजर आ रहा था, और इसी रेस्टोरेंट के ठीक सेंटर में एक लाइव किचन भी मौजूद था। लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे कि तभी आयरिस पॉल के पॉकेट में एक रोज फ्लावर लगाती है, जिस पर लगे कांटे के चुभ जाने से उसके उंगली से खून निकल आता है। यह देखकर उसे उल्टी आ जाती है, जो देखते हुए रेस्टोरेंट में आई हुई सिंगर ये समझ गई कि आयरिस प्रेग्नेंट है। और जब उसने आयरिस से पूछा तो आयरिस को खुद ही उसे इस वक्त उसी के मुंह से पता चल रहा था। लेकिन इस बात को सुनकर आयरिस बहुत ज्यादा खुश थी और यहाँ पर वो सिंगर की बेटे को भी देखती है, और पता नहीं क्योंकि उसे इस बच्चे के साथ उसका अट्रैक्शन फील होने लग गया। खैर, इस सब चीज को इग्नोर करते हुए वो पॉल के पास चली गई और पॉल उसे लेकर इस बिल्डिंग के टॉप व्यू टेरेस पर चला आया, जहां वो आयरिस को प्रपोज कर देता है। आयरिस एक्साइटेड होकर उसे इस प्रपोजल को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है और उसे यह खुशखबरी भी देती है कि प्रेग्नेंट है, और इस बात से पॉल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहीं पर आयरिस नोटिस कर पाती है कि सिंगर का वो बेटा इस टॉप बिल्डिंग से एक कॉइन नीचे की तरफ फेंक देता है। कॉइन को हमें दिखाया गया कि जमीन पर गिरने की बजाय एसी के आउटडोर से वैक्यूम प्रेशर से उसके अंदर चला गया, जबकि ये सब लोग पार्टी करने के लिए आ गए। जब ये सभी लोग मजे से डांस करते हुए झूम रहे थे, तब दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट का फ्लोर हिलने लग गया था। इधर कॉइन भी फैन से निकलकर एसी के डक्ट के अंदर घूमने लग गया और रेस्टोरेंट के अंदर शीशा वाला फ्लोर अचानक से टूट गया। सभी लोग नीचे गिर गए। पॉल ने अपने आप को बचाने के लिए एक कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, जिससे उसके हाथ भी जख्मी हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाने में नाकामयाब रह जाता है और नीचे गिरकर मारा गया। जबकि आयरिस इस टाइम पोल को पकड़कर लटकी हुई थी, इसीलिए वो बच गई और सभी के सभी मारे गए। वो कॉइन जो उसी डक्ट के अंदर उड़े जा रहा था, वो वहां से निकलकर एक दूसरी जगह चला जाता है और गैस के पाइप में लगकर लीकेज कर देता है, जिसके ऊपर लाइव किचन रेस्टोरेंट में भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से आग में जलकर वो सिंगर भी मारी जाती है और आयरिस अपने आप को बचाने के लिए पियानो के नीचे छुप जाती है। काम नहीं बना तो आयरिस लिफ्ट के पास आ गई, जो लिफ्ट अब पूरी तरह से फुल हो चुकी थी। इससे पहले कि लिफ्ट नीचे की तरफ जा पाती, लिफ्ट के नीचे एक आदमी आकर क्रश हो जाता है। ऐसे में लिफ्ट भी खराब हो जाती है और लिफ्ट में सवार हुए सभी लोग भी अपने जान से हाथ धो बैठते हैं, मारे जाते हैं। वो वापस ऊपर रेस्टोरेंट की तरफ गई तो रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा भी टूटकर एक तरफ लटक गया, जिसके अंदर जाकर लोग अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ बस एक पियानो ही था जो इस पूरे हिस्से का बैलेंस बनाकर रखा हुआ था। वो कॉइन जो इधर डक्ट्स में घूमे जा रहा था, वो आकर इस पियानो के ऊपर गिरा और बैलेंस बिगड़ गया और रेस्टोरेंट का ये हिस्सा भी नीचे गिर गया। उस जगह पर मौजूद लोग भी मारे गए। यहाँ पर आयरिस को उसी सिंगर का एक बेटा दिखता है, जिसने उसे पकड़ लिया। वो उसे बचाकर यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन उसकी नीचे की भी जमीन टूट गई। अपने आप को बचाने के लिए उसने रिंग को दो सरियों के बीच में फंसा लिया, लेकिन रिंग की वजह से उसका हाथ कटकर छिल गया। रिंग उतर गई और बच्चे के साथ आयरिस भी नीचे गिरकर मारे गए कि तभी उसी वक्त एक लड़की ने एकदम से चौंक कर चिंख मारी और हमें पता चला कि ये सब हमने अभी अभी जो देखा था वो एक स्टेफनी नाम की लड़की के हेल्यूसिनेशंस थे। वो अभी इस टाइम अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी। उसकी इस तरह से चिल्लाने की वजह से उसकी क्लास खराब हो जाती है। उसकी प्रोफेसर ने जब इस बारे में पूछा, तब स्टेफनी ने बताया कि मुझे ऐसे हेल्यूसिनेशंस और डरा देने वाली विजन्स आते रहते हैं। रात भी वो यही डरावनी सपना देखकर चीख मारते हुए उठ बैठी और तब उसकी रूममेट ने उसे बताया कि तुम्हें इस बारे में अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। वो अपने घर आकर अपने डैड से मिली, अपने अच्छे भाई से मिली, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, और वो दोनों मिलकर अपने अंकल के घर चले गए, जो उनके मॉम के भाई थे। अपने कजन के साथ इन दोनों की बहुत अटैचमेंट थी। सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे कि तभी यहाँ स्टेफनी अपने अंकल से अपने ग्रैंड माँ आयरिस के बारे में पूछती है। यानी आयरिस जिसे हमने स्टेफनी के विजन में देख रखा था, वो उसी की ग्रैंड मॉम थी। उसके अंकल अपने मॉम का ही नाम सुनकर स्टेफनी पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ हमारे लिए मर चुकी हैं, वो पागल हो चुकी है, हमें छोड़कर वो एक आइलैंड पर जाकर रहने लग गई थी, जिसके बाद से वो हमसे कभी मिलने नहीं आई। इसी वजह से तुम्हारी मॉम की भी दिमागी हालात खराब हो गई और वो भी हमें छोड़कर चली गई। गुस्से में उसके अंकल तो बातें सुनाकर चले गए, लेकिन उसकी आंटी ने उसकी मदद की और आयरिस के भेजे हुए लेटर्स का एड्रेस और आयरिस की कुछ चीजें दी। इन चीजों में कुछ पिक्चर भी थी जो पॉल और आयरिस ने उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने बनाई थी। यह देखकर स्टेफनी काफी बुरी तरह से चौंक गई। यही तो पिक्चर में रेस्टोरेंट था जो उसके विजन में आया हुआ था। अब स्टेफनी आयरिस से मिलने के लिए उस वीरान सुनसान आइलैंड पर चली जाती है। वहाँ पर एक घर तो था, लेकिन उस घर की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में स्टेफनी अपना इंट्रोडक्शन
करवाया तो आयरिस ने उस घर के अंदर बुला लिया। आयरिस भी स्टेफनी को देखकर काफी एक्साइटेड थी। वो स्टेफनी से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो स्टेफनी कहने लगती है कि हमारी मॉम तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। यहाँ पर स्टेफनी आयरिस को अपने मेन बात को बताती है कि मैंने आपको और ग्रैंडपा को उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट पर देखा था और वो रेस्टोरेंट तबाह हो रहा था। आपके साथ मौजूद सभी लोग मर रहे थे। मुझे ये डरावना ख्वाब, ये विजन हर दिन रात आता रहता है। यहाँ पर आयरिस उसे कहती है कि जो तुम्हें आते हैं वो सभी विजन्स मुझे भी आते थे और उसी विजन की वजह से मैं उस दिन होने वाले बड़े हादसे को बचा पाई थी। उस दिन मैंने उस बच्चे के हाथ से उस कॉइन को छीन ली थी जिसकी वजह से वो सारा का सारा हादसा हुआ था और फिर वो रेस्टोरेंट का जो फ्लोर टूटा था वो भी उन्हें पहले ही पता था। इसीलिए मैंने जाकर माइक में ऐलान करते हुए सभी से कह दिया कि फ्लोर टूटने वाला है, जिसकी वजह से लोग पहले ही वहाँ से निकल गए थे और इस तरह काफी लोग मरने से बच गए थे। स्टेफनी हैरानी के साथ पूछने लगती है, आपने उस दिन सबकी जान बचा ली थी? तो आयरिस कहती है, हाँ, उस दिन मैंने मौत का धोखा देते हुए सबकी जान तो बचा ली, लेकिन मौत ने उन लोगों के पीछा नहीं छोड़ा। मौत उन लोगों के साथ गेम खेलने लग गई। जो भी लोग उस हादसे में बचे हुए थे, मौत उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लग गई। न सिर्फ उन लोगों को, बल्कि अगर उन लोगों के बच्चे भी होते थे, मौत उनको भी नहीं छोड़ रही थी। और अगर वहाँ पर मौजूद कुछ बच भी निकले और इनके बच्चे इस एक्सीडेंट के बाद भी पैदा होने लग गए, मौत उनको भी मारने लग गई, क्योंकि अगर वो लोग इस हादसे में मर जाते तो उनके बच्चे भी आगे पैदा न होते। मौत जब एक के बाद एक करके वहाँ वाले हादसे के लोगों को मारते जा रही थी, तब मुझे इन चीजों का अंदाजा हुआ। पॉल को भी मौत ने कैंसर के मुंह में ले जाकर मारा था और तब मुझे अंदाजा हो गया कि अब अगली बारी मेरी है। मौत को चकमा देने के लिए मैंने यहाँ आकर छुप गई। अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी मॉम के साथ साथ उसके भाई, उसके बच्चों को, इवन तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार डालेगा। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबको कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर स्टेफनी पूछती है कि आखिर ये विजन मुझे ही क्यों आ रही है? तब आयरिस ने कहा कि क्योंकि मौत अब हमारे पीछे लग चुकी है। यह बात सुनकर स्टेफनी बुरी तरह से डर गई। तब आयरिस ने उसे एक बुक दिया जिसमें उस हादसे में मरने वालों लोगों की मौत बाद में कैसे हुई थी, उन सब की स्टोरीज भी लिखी हुई थी और साथ वो तरीके भी लिखे गए थे जिनसे मौत को चकमा दिया जा सकता है। स्टेफनी को यहाँ पर ये बातें बकवास लगने लग गईं, इसीलिए उसने बुक नहीं ली और आयरिस से कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगी। यह कहकर वो बाहर चली गई। आयरिस जो काफी सालों से बाहर नहीं निकली थी, उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत के सामने आने का फैसला किया और बाहर निकलकर स्टेफनी को वो किताब पकड़ा दी। उसने कहा कि मौत अब तुम्हारे पीछे आएगी और अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें इस बुक का इस्तेमाल करना ही होगा। स्टेफनी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रही थी तो आयरिस ने कहा कि यहीं पर रुककर मेरी मौत को देखना। यहाँ पर हमने देखा कि एक जगह से गैस लीक हुआ। गैस के लीक होने से एक चीज डिस्टर्ब हुई, उसके बाद दूसरा हुआ और इसी तरह एक चैन बनते हुए आयरिस के मुंह में सीधा आकर लकड़ी जैसा कोई चीज स्टैब हो गई और आयरिस की वहीं पर मौत हो गई। अब तो स्टेफनी को यहाँ से आयरिस की बातों पर यकीन होने लग गया। यह 2 दिन बाद ही आयरिस का फ्यूनरल था, जहाँ पर स्टेफनी की मॉम भी आई हुई थी। स्टेफनी को समझ में आ रही थी अगर आगे जो भी अगली मौत होगी तो स्टेफनी की मॉम ही होने वाली है। अपनी मॉम की जान बचाने के लिए वो आयरिस की बुक पढ़ने लग गई जिसमें आयरिस ने वो कॉइन भी छुपा कर रखा हुआ था जिसकी वजह से उनसे उस दिन होने वाले हादसे को बचाया था। सारी बात समझते हुए स्टेफनी फौरन अपने फैमिली को कॉल लगाती है ताकि वो उन्हें अलर्ट कर सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। यहाँ दिखाया जाता है कि स्टेफनी की पूरी फैमिली मजे से पार्टी कर रही थी। उसी पार्टी में दिखाया जाता है कि मौत अपना खेल खेलने लग गई है। यहाँ पर एक गिलास जैसे ही गिरा, उस कांच का टुकड़ा जाकर बर्फ में गिर गया। यहीं से सभी बर्फ को ले रहे थे। ये बर्फ का टुकड़ा स्टेफनी के अंकल के गिलास में चला गया और उन्होंने ग्लास जाकर साइड पर रख दिया और यहाँ पर सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह चेंज करती रहीं। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ किसी प्लान के तहत हो रहा हो। स्टेफनी के अंकल के हाथ से वो गिलास गिर जाता है और कांच का टुकड़ा उनके पैर में घुस जाता है। दर्द की वजह से वो वहीं पर गिर पड़ते हैं। उनके गिरने से यहाँ वो जमीन में जो वाइब्रेशन पैदा हुआ उससे एक औजार ग्रास काटने वाले मशीन पर गिर जाता है और मशीन स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते वो मशीन स्टेफनी के अंकल के मुंह के ऊपर चढ़कर उसका पूरा मुंह क्रश करते हुए उसे मार देती है। उसकी इस भयानक मौत से सभी लोग डर कर बौखला जाते हैं। स्टेफनी बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो अब पूरी फैमिली को समझाती है कि किस तरह मौत उनके पीछे पड़ चुकी है। उसने बताया कि आयरिस के उस दिन टॉवर पर चढ़ जाने के बाद मौत ने उस सभी लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था जो लोग उस टॉवर में बच गए थे। मौत ने उनको और उनके फैमिली को बिल्कुल खत्म कर दिया और बस अब उनकी फैमिली के साथ एक और लड़के की
की फैमिली जिंदा थी। स्टेफनी उन्हें समझाती है कि देखिए, पहले आयरिस मरी, फिर उनके सबसे बड़े बेटे, इस तरह अंकल के अब मर जाने के बाद अब बारी है उनके ही बेटे की, और यहाँ पर जब मेरी मॉम मरेगी तो उसके बाद मेरी मरने की बारी आ जाएगी। यहाँ पर मौजूद किसी को भी स्टेफनी के बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इवन उसके अंकल के बच्चे के साथ उसके कजन्स भी उससे नाराज हो गए कि स्टेफनी उसके डैड के मौत का मजाक बना रही है। यहाँ पर एक ही इंसान थे जिसे स्टेफनी पर यकीन हो रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि स्टेफनी की मॉम। लेकिन स्टेफनी अपनी मॉम के साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी। यहाँ पर अब हमें अंकल के बड़े बेटे, जो अपने पियर्सिंग शॉप पर दिखाया गया, अपना काम खत्म करने के बाद अपने शॉप को बंद करता है और अपने डैड के याद में अपने हाथ पर डैड का टैटू बनाता है। इस टाइम उसने अपने नाक के एक रिंग पहनी हुई थी। यहाँ पर उसके नोज के पियर्सिंग पर फोकस करते हैं और एकदम से ऊपर लगा हुआ एक फैन चालू हो जाता है, जिसके साथ एक मैग्नेटिक चैन थी जो आकर उसके नोज के पियर्सिंग में फंस जाती है। फैन के चलते ही वो चैन भी घूम गया और वो लड़का भी लटक कर घूमने लग गया। नीचे बहुत सारा कैरोसिन गिर चुका था, जो उसी के लाइटर से आग लग जाती है। वो अपने आप को उस चैन से तो छुड़वा लेता है, लेकिन नीचे आग में गिर जाता है। हम देख पाते हैं शॉप में भी आग काफी तेजी से बढ़ चुकी थी। जैसे ही स्टेफनी को यह बात मालूम होती है कि उसके शॉप में आग लगी थी, इसीलिए सुबह होते ही वो उसके शॉप में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो तो इनके कार के सामने ही आते ही इन्हें रोक देता है। हैरानी की बात तो यह था कि उसके बाजू के अलावा उसे कहीं पर भी चोट नहीं लगी थी। अभी वे सभी यही सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी तेजी से एक ट्रक आ जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो बाल बाल बच जाता है। यह देखकर वो स्टेफनी से कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर स्टेफनी को उसकी बातें बिल्कुल बकवास लग रही थी। उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय वो सीधा रोड के चीजों पर ध्यान देने लग जाती है कि क्या ये चीज उस नुकसान पहुंचा सकती भी है या नहीं। यहीं से एक कचरे की गाड़ी जब गुजरती है तब स्टेफनी उससे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो तो जाकर उससे चिपकने लग जाता है और सच में पता नहीं क्यों उसे कुछ होता भी नहीं। अब लड़का स्टेफनी से कहने लग जाता है कि देखा, मैंने कहा था कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचे जा रही हो। उस लड़के की दूसरी बहन भी अपने वॉक के लिए निकल जाती है कि तभी एक बॉल आकर उसके सर पर लगा, जो सीधा गार्बेज बास्केट के अंदर गिर जाती है और गाड़ी वाले उसे जल्दी से गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। यह सब कुछ होते हुए उन तीनों ने भी देखा था। जल्दी से जाकर वो तीनों उस गाड़ी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं। स्टेफनी भी अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन देखने को मिला कि अंदर तो गार्बेज क्रश हुए जा रहा था और इसी मशीन के अंदर उस लड़की की भी उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखते हैं कि स्टेफनी के हाथ में बस उस लड़की का हाथ ही रह गया था और वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर गई। उसकी मौत से सभी लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। स्टेफनी का भाई स्टेफनी से कहता है, तुम ठीक थी, लेकिन इस टाइम स्टेफनी को अपने थ्योरी पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो लड़की मरी थी उसकी जगह तो पहले उसके बड़े भाई को मरना चाहिए था। तब यहाँ पर उनकी आंटी ने आकर एक बहुत ही बड़ा सच रिवील किया कि असल में वो लड़का स्टेफनी के अंकल का बेटा था ही नहीं। इसी वजह से उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि उसकी बहन की मौत हो गई, जो कि उसके अंकल की बड़ी बेटी थी। यह सुनते ही स्टेफनी चौंक गई, स्टेफनी के साथ सारे भी, क्योंकि अब सभी को स्टेफनी के बातों पर यकीन होने लग गया था। वो जो लड़की मरी थी उसका छोटा भाई स्टेफनी से कहने लगता है, यानी अब इस बार मेरी मरने की बारी है। स्टेफनी, मैं मरना नहीं चाहता, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? स्टेफनी कहती है, मैं बचाना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके आगे आखिर क्या होने वाला है। तब उसका भाई उसे कहता है कि तुमने तो पहले भी फिगर आउट कर लिया था कि क्या होने वाला है, इसीलिए जरा तुम अपने आसपास के चीजों पर ध्यान दो, शायद समझ जाओगी। स्टेफनी को याद आता है कि आयरिस यानी उसकी ग्रैंड माँ ने उसे एक लड़के के बारे में बताया था, जो वो उस दिन टॉवर से बच गया था। वो आज भी एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, यानी वो अभी भी जिंदा था और उसने भी मौत को चकमा दे दिया, या उसे मौत को चकमा देना आता था। इसीलिए अब ये सभी के सभी उसके पास जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर वो आदमी जब अपना नाम जेडी सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। इस नाम से उसे सिर्फ आयरिस ही पुकारती थी। ये लोग उससे सवाल करते हैं कि आप आयरिस को कैसे जानते हैं? तब उसने बताया कि उस दिन जब वो टॉवर वाला हादसा हुआ था तब मैं वहीं था, मैं सिंगर का बेटा हूँ। यह जानते ही स्टेफनी को वो आए हुए सारे के सारे विजन याद आ गया और वो उसे फौरन से पहचान गई। ये आदमी उसे बताता है कि आयरिस काफी सालों पहले भी उससे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि वो पॉल के लिए यानी अपने हस्बैंड के लिए मौत को चकमा देना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी ये सभी उसकी जान बचाने में नाकामयाब रह गए थे। स्टेफनी पूछती है कि क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जो अपने मौत से पूरी तरह से बच गए हों? तब वो आदमी कहने लग जाता है कि हाँ, 2 लोग ऐसे हैं जो मौत से बच गए थे, लेकिन इसमें पहले मौत को जीतना था और वो जीत भी गई थी। मौत ने पहले अपना शिकार बनाया और मर गए, लेकिन कुछ देर के बाद डॉक्टर की मदद से उन्हें जिंदा कर लिया गया और उसके बाद से मौत
मौत ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। स्टेफनी उसे कहती है कि प्लीज आप हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं भी पहले एक दफा मौत को अपनाते हुए मौत को चकमा दे चुका हूँ, लेकिन अब मरना मुझे भी है क्योंकि मुझे कैंसर हो चुकी है और एक ना एक दिन हम सभी को तो मरना ही है। मौत से हम भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, जबकि वही तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। उससे पहले हमें बचे हुए पलों को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर जब सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे, तभी इनके ही एक साथी को एक आइडिया आता है कि वो अपने भाई को जो इस बारी में मरने वाला है उसे पीनट खिलाएगा, क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी। इस तरह से वो पीनट खाकर मर सकता था, लेकिन उसका प्लान यह था कि जैसे ही वो मर जाएगा फौरन से उस एंटी एलर्जिक और मेडिकल सर्विसेज को देते हुए जिंदा कर दिया जाएगा और इस तरह से ये लोग मौत को चकमा दे देंगे। और जैसे ही कुछ देर के बाद वो वर्निंग मशीन के पास आया तो वो मशीन चलती नहीं, उसे जल्दी बहुत थी, इसीलिए हाथ डालते हुए पीनट को निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से मशीन का एक स्क्रू ढीला हो जाता है। जिसके बाद ये लोग अब छुपने के लिए एक रूम में आ गए। वो अपने भाई से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैंने तुम्हें लिए एक एंटी एलर्जिक लेकर आता हूँ। यह कहने के बाद वो वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है और उसके दरवाजे के पटकने की वजह से यहाँ पर कुछ बॉटम्स चालू हो जाते हैं और MRI मशीन भी चालू हो जाती है। कुछ देर के बाद वो लड़का वापस आ जाता है एक इंजेक्टर और एक व्हीलचेयर के साथ। वो इस लड़के को पीनट खाने को कहता है। इससे पहले कि ये लोग अपना कोई प्लान पूरा कर पाते, यहाँ पर MRI मशीन चालू होते हुए अपनी हाई मैग्नेटिक रेस की वजह से वो यहाँ की सारी मेटल के चीजों को अपने तरफ खींचने लग जाती है। स्टेफनी का बड़ा कजन, जिसने अपने पूरे बॉडी में पियर्सिंग की हुई थी, व्हीलचेयर के साथ साथ उसे भी अपने अंदर खींचने लग जाती है और वो अजीब तरीके से अंदर की तरफ घुसता ही चला जाता है। अपने आप को वो बचा भी नहीं पाता, व्हीलचेयर भी टूटते हुए उसके अंदर स्टैब हो जाती है और वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से वहीं पर मर जाता है। उसका छोटा भाई, जिसने पीनट चॉकलेट खा ली थी, अब उसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गए थे। अपने आप को बचाने के लिए अपने पास में ही मौजूद इंजेक्शन को ही अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो बेहतर तो हो गया, लेकिन वेंडिंग मशीन से वो बड़ी सी स्प्रिंग बाहर निकल आया जिसे इन्होंने खोला हुआ था। एक दीवार से दूसरे दीवार पर टकराते हुए सीधा उस लड़के को लगा जो अभी अभी मौत को चकमा देने के लिए चॉकलेट खाकर अपने आप को एंटी एलर्जिक को लगाया हुआ था और इस तरह उसकी भी मौत हो जाती है, यानी मौत ने उसे भी नहीं छोड़ा। इन दोनों के मरने की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। स्टेफनी अपनी मॉम से कहती है, अब आपकी बारी है। आयरिस, यानी आपकी मॉम जिस घर में रहती थी, मुझे लगता है कि आपको उसी घर में रहना चाहिए, क्योंकि उस घर में रहकर वो भी काफी कुछ अरसे तक जिंदा रही थी। अपने बेटी की बात सुनते हुए ही वो तैयार हो जाती है। तभी हम देख पाते हैं जो स्टेफनी के हाथ जो बुक थी उसमें से वो कॉइन निकलकर नीचे गिर जाता है, जिसे एक ओल्ड लेडी उठाकर अपने पर्स में डाल लेती है। खैर, स्टेफनी तेजी के साथ अपने ग्रैंड मॉम के घर निकल जाती है और अपनी मॉम को उस घर के अंदर जाने को कहती है। उसकी मॉम अपने दोनों बच्चों को लिए काफी परेशान हो चुकी थी, तो स्टेफनी ने कहा कि मॉम, जब तक आप जिंदा रहेंगी तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। यह कहते हुए वो अपने भाई के साथ अपने मॉम को घर के अंदर भेज दिया। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया गया कि यहाँ पर तो पहले से गैस लीक होकर तैयार बैठी थी और यहाँ पर स्पार्किंग भी हुए जा रहे थे। हालांकि उसकी स्मेल स्टेफनी की मॉम को भी आई, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अंदर चली गई और ऐसे में गैस और स्पार्किंग की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि स्टेफनी की कार भी जाकर पानी में गिर गई और वो डूबते हुए पानी में तड़पने लग गई। अंदर स्टेफनी की मॉम इस धमाके में जल गई थी। उसका भाई, जो अभी घर से बाहर ही खड़ा हुआ था, उसने देखा कि उसके ऊपर एक टॉवर गिरने ही वाला था। इससे पहले कि वो गिर जाता, उसकी मॉम आकर उसे बचा लेती हैं और ये टॉवर उसकी मॉम के ऊपर गिरकर उनकी मौत हो जाती है। उस लड़के को अब काफी अच्छे से पता चल गया था कि अब मरने की बारी स्टेफनी की है, इसीलिए स्टेफनी को बचाने के लिए जल्दी से पानी के अंदर घुस जाता है। उसे बचाकर जब बाहर लेकर आता है तो देखता है कि स्टेफनी पहले से ही दम तोड़ चुकी थी, मर चुकी थी। लड़का उसे CPR देता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक बार फिर से उसकी जान बच जाती है, वो जिंदा हो जाती है और ये लोग इस चीज के लिए खुश हो जाते हैं कि स्टेफनी मरकर जिंदा हुई थी, उसने मौत को अपना लिया था और इस तरह अब वो मौत को चकमा दे सकते थे। ये दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश थे कि जान बच गई, लेकिन अपनी मॉम के साथ बाकी के सभी लोगों के मरने से दोनों बहुत ही दुखी थे। सीन कट होकर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ अब इनकी लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। चार्ली यानी स्टेफनी के छोटे भाई की आज ग्रेजुएशन पार्टी थी। सभी लोग वहां जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। स्टेफनी भी काफी खुश होकर उसके पॉकेट में रोज का फूल लगाने लग जाती है और यहाँ पर फूल में लगा हुआ कांटा उसके हाथ में चुभ जाती है। उसके हाथ से भी बिल्कुल उसी तरह खून निकलने लग जाता है जैसा खून मूवी के स्टार्ट में आयरिस के हाथ से भी निकला था। यह देखने के बाद तो स्टेफनी के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि मौत का खेल दोबारा से शुरू होने वाला है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि वो कॉइन जो उस दिन आयरिस ने बचाया था और अब वो जिस ओल्ड
ओल्ड लेडी के पास था। वो ओल्ड लेडी जैसे ही अपना वॉलेट खोलती है तो वो कॉइन उसके वॉलेट से निकलकर गिर जाता है और घूमते घूमते ट्रेन के उन पटरियों पर आता है जो हमें इस कहानी के स्टार्टिंग में दिखा दी गई थी। यहाँ पर ये कॉइन ट्रेन के जंक्शन के बीच में अटक जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन का पाथ खराब हो जा सकता था। इधर हम दोबारा से स्टेफनी और उसके भाई को देखते हैं, जहाँ उनके पास उनका नेबर डॉक्टर आया था। वो स्टेफनी के भाई का दोस्त था। वो स्टेफनी से कहने लग जाता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तुम बहुत लकी हो कि तुम आज जिंदा हमारे सामने खड़ी हो। तब स्टेफनी कहती है कि हाँ मैं लकी तो हूँ, मैं उस दिन मरकर जिंदा हुई थी। तब वो आदमी कहता है कि नहीं, तुम मरकर जिंदा नहीं हुई थी। अगर कोई इंसान 5 मिनट तक सांस ना ले तो उसे मरा हुआ कहा जाता है, लेकिन तुम तो 2 मिनट बाद ही सांस लेने लग गई थी। ऐसी हालत को तो बेहोशी कह सकते हैं ना कि मरना। यह सुनकर स्टेफनी और स्टेफनी के भाई दोनों के तो होश ही गायब हो जाते हैं। जल्दी से स्टेफनी ने आसपास की चीजों को जब देखा तो उसे हर एक चीज में अपनी मौत नजर आने लग गई। लेकिन इनकी भी मौत ऐसे थोड़ी ना आनी थी। वहाँ जो ट्रेन उस पटरी से उतरी थी वो उतरकर इनके घरों की तरफ बढ़ चली। ट्रेन इतनी रफ्तार में थी वो अपनी स्पीड कम नहीं कर पाई। अपने आप को बचाने के लिए स्टेफनी और उसका भाई दोनों वहाँ से भागने लग गए। ट्रेन आखिर में जाकर रुक गई, लेकिन ये लोग जिंदा फिर भी नहीं बच पाए, क्योंकि ट्रेन के पीछे उड़ते हुए बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स आकर इन दोनों के बॉडी में स्टैब हो गए और आखिरकार ये दोनों भी मारे गए। जिसके साथ ये फाइनल डेस्टिनेशन मूवी यह सबक सिखाते हुए समाप्त हुआ कि हम लोग मौत से बच नहीं सकते और एक दिन हर किसी को मरना है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।